आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो आज की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे जियोमेट्री। अब तक की जितनी भी क्लासेस हुई हैं उसमें हमने अंकगणित और बीजगणित कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास से हम जियोमेट्री जो ज्यामिति है वो स्टार्ट करेंगे और जियोमेट्री की थ्योरी में हमें नियरली 2-3 क्लासेस लगेंगी। 2-3 क्लासेस में इसकी जो थ्योरी है वो थ्योरी कवर हो जाएगी। उसके बाद में जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं या फिर प्रीवियस ईयर्स में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं, तो वो हम उसके बाद में करेंगे। तो ज्योमेट्री के लिए आपको 2 या 3 क्लास लगेंगे। 2 या 3 क्लास में हम इसकी जो भी थ्योरी है वो थ्योरी हम कंप्लीट कर लेंगे। यस, मैं आप लोगों को जो ज्योमेट्री पढ़ा रही हूँ वो बहुत बेसिक से पढ़ा रही हूँ, जिससे अगर जिसको मैथ्स का कुछ भी नहीं आता है, अगर वो भी ज्योमेट्री की क्लास यहाँ से देखना स्टार्ट कर रहा है तो वो बच्चा भी कर सकता है, ज्योमेट्री इजीली कर सकता है। तो ज्योमेट्री की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखो, पॉइंट क्या होता है, जिसे हम बिंदु बोलते हैं, ये क्या होता है, हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। फिर रेखाखंड क्या होता है और रेखा क्या होती है। मीन्स रेखाखंड मीन्स लाइन सेगमेंट, एक एक पर्टिकुलर लाइन है उसका कितना सेगमेंट हम ले रहे हैं वो होता है रेखाखंड। तो रेखाखंड को भी डिस्कस करेंगे, रेखा को भी डिस्कस करेंगे और किरण क्या होती है, किरण को भी डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं मैथ्स की, बट हम जैसे मैंने आपको बताया कि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जियोमेट्री का हम 0 पॉइंट से स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद में कर्व, वक्र जो होते हैं, जो कर्व जो होते हैं, वक्र जो होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, एंगल्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो सभी चीजें हम धीरे धीरे इसमें टॉपिक वाइज लेते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा बिंदु, कि हमारा पॉइंट क्या होता है। देखो, पॉइंट क्या होता है कि कोई भी एक पोजीशन है, एक लोकेशन है, उस लोकेशन को बताता है। जैसे ये पॉइंट है, जैसे मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिए हैं, एक ए पॉइंट, एक बी पॉइंट और एक सी पॉइंट, 3 पॉइंट लिए हैं। तो ये तीनों पॉइंट क्या करते हैं कि कोई स्थिति है, कोई स्थिति है, कोई लोकेशन है, उसको ये डिनोट करते हैं, उसको बताते हैं कि यहाँ एक लोकेशन है। एक जैसे मैंने दिया हुआ है कि बिंदु क्या होता है, एक स्थिति निर्धारित करता है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि एक अवस्थिति जो उसकी लोकेशन है ना, लोकेशन। जैसे आप मैप में देखते हो, गूगल मैप में अगर आप खोलते हो, जैसे आपको, आप जहां पे भी रह रहे हो, आपकी होम लोकेशन आप देखते हो, गूगल मैप खोलते हो, तो जब आप गूगल मैप खोलते हो तो एक रेड कलर का पॉइंट सा बना हुआ आता है, राइट। एक रेड कलर का पॉइंट सा बना हुआ था, तो वो क्या बताता है आपको, एक एक पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट बताता है ना, कि आपके घर की लोकेशन ये है, आपका जो रेजिडेंस है उसकी लोकेशन ये है। तो पॉइंट हमें क्या बताता है, पॉइंट हमें एक लोकेशन बताता है कि वहां की लोकेशन। मीन्स अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया, अगर ये मेरे पास बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर मैंने कोई भी एक पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट के कुछ क्या होंगे, कुछ एक्स एक्सेस के पॉइंट होंगे, कुछ वाई एक्सेस के पॉइंट होंगे। मीन्स अगर ये सिर्फ 2D है, अगर मैं ये जो पॉइंट है हमारा, ये 2D पे मैं डिनोट कर रही हूँ इसको, तो इसमें क्या होगा, कुछ एक्स होगा, कुछ वाई होगा, ठीक है। तो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट हमेशा एक लोकेशन निर्धारित करता है, एक स्थिति बताता है कि यहाँ पे क्या स्थिति है, एक्स क्या है यहाँ पे और वाई क्या है। ओके, तो यहाँ पे जैसे ये पॉइंट है हमारे पास, हाँ, ए बी एंड सी, तो इसको इसको हम क्या बोलेंगे, बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी। इसको कैसे पढ़ते हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं ना, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। तो ये होता है हमारा पॉइंट। ओके, अब देखो जैसे आता है, अब आता है रेखाखंड है हमारे पास, राइट। रेखाखंड में क्या होता है कि जैसे एक रेखाखंड को, जैसे ये कोई 2 पॉइंट है, एक पॉइंट हो गया हमारा पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट हो गया पॉइंट बी, ठीक है। ये इसके कोई भी कर्व बना हुआ है, इसके नीचे जैसे ग्रीन कलर में ये कर्व बना दिया, इधर ऊपर बना दिया, कुछ बना दिया। तो एक रेखाखंड क्या होता है, एक रेखाखंड को ए बी और उसके ऊपर, जैसे ये वाला है, यहां से लेके यहाँ पे इन 2 पॉइंट को मिला रहे हैं, जैसे ये 2 पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन 2 को मिला रहे हैं, तो ये एक रेखाखंड है। इस रेखाखंड को आप कैसे डिनोट करते हो, कैसे लिखते हैं किसी भी रेखाखंड को, जैसे एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, तो रेखाखंड को कैसे कैसे लिखोगे, ए बी। ओके, ए बी लिखेंगे और फिर उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी सी लाइन खींची जाती है जिसे हम बार भी बोलते हैं। तो इस रेखाखंड को आप ए बी भी लिख सकते हो और बी ए भी लिख सकते हो, बिकॉज दोनों ही साइड में पॉइंट है और कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई एंड पॉइंट नहीं है।
तो आप इसको ए बी भी लिख सकते हो और बी ए भी लिख सकते हो रेखाखंड को। ठीक है, रेखाखंड में प्रॉब्लम नहीं है कि आप सिर्फ इसको ए बी लिखोगे। ठीक है, इसको आप ए बी भी लिख सकते हो और आप इसको बी ए भी लिख सकते हो। तो एक रेखाखंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो दोनों पॉइंट हैं, उन दोनों पॉइंट का जो नाम है वो नाम लिखोगे और उसके ऊपर ऐसे बार लगा दोगे। इट मीन्स ये क्या बता रहा है, ए बी एक रेखाखंड है। ये जो मैंने लिखा हुआ है ये क्या डिनोट कर रहा है कि ए बी एक रेखाखंड है, राइट। एक रेखाखंड को ए बी के ऊपर बार या फिर बी ए के ऊपर बार से व्यक्त किया जाता है। बिंदु ए और बी इस रेखाखंड के अंत बिंदु हैं। ठीक है, ये दोनों ही पॉइंट जो होते हैं, इन दोनों ही पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसके एंड पॉइंट है। किसी को हम स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट नहीं बोलते, दोनों ही इसके एंड पॉइंट होते हैं। ये रेखाखंड के एंड पॉइंट है। ये हमारा एक रेखाखंड है। रेखाखंड क्या होता है, एक सेगमेंट होता है। एक सेगमेंट होता है कि हमें इतनी दूरी लेनी है, तो बस ये पार्ट मीन्स मान लो आपके पास ये वाली रेखा है, ये रेखा है, तो उसमें से आपको क्या करना चाहिए, लाइन सेगमेंट लेना है, एक रेखाखंड लेना है। तो एक पर्टिकुलर मेरे को तो इतना रेखाखंड लेना है, तो ये जो रेखाखंड होता है इसको बोलते हैं रेखाखंड। मीन्स एक उसके पर्टिकुलर नाप की रेखा, एक पर्टिकुलर नाप की रेखा जो होती है उसे हम रेखाखंड बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम रेखाखंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों पॉइंट ही हुए, दोनों पॉइंट क्या बोलते हैं, इस रेखाखंड के एंड पॉइंट बोला जाता है इनको। तो जब भी दो पॉइंटों के बीच में, दो पॉइंटों को साथ में मिला के लिखा जाए और उसके ऊपर अगर ऐसे बार लगाया हुआ है, इट मीन्स ये क्या है, ये एक रेखाखंड को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा रेखा, कि रेखा क्या होती है। जैसे दो बिंदु है, दो बिंदु ए और बी से होकर जाने वाली रेखा को ए बी से निरूपित करते हैं। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था सॉरी, अभी हमने क्या पढ़ा था, रेखाखंड। अभी हम पढ़ रहे हैं रेखा। रेखा क्या होती है कि कोई भी दो पॉइंट है, मान लो आपके पास एक है पॉइंट ए और एक है पॉइंट बी, तो इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाली जो रेखा होती है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा को ए बी से निरूपित किया जाता है। मान लो दो पॉइंट है और दो पॉइंट से कोई रेखा होके जा रही है। अब मैंने क्या किया, इन रेखा के आगे यहाँ पे एक एरो लगा दिया है, लगाया है ना एरो, इस साइड में भी एरो लगाया है और इस साइड में भी एरो लगाया है। इसका मतलब है कि ये लेफ्ट साइड में भी अनंत तक जा सकती है और राइट साइड है उसमें भी अनंत तक जा सकती है। ठीक है, तो इसीलिए जब रेखा को हम डिनोट लिखते हैं, रेखा को जब निरूपित करते हैं, लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं, दोनों पॉइंट, जिन पॉइंट से होके जा रही है उन दोनों का नाम लिखते हैं ए बी और उसके ऊपर एरो का साइन बनाते हैं। उसके ऊपर जो बार बनाया है उस बार के ऊपर क्या करेंगे, दोनों साइड में एरो बनाएंगे। जैसे हमने अभी रेखाखंड लिया था, जो मैंने रेखाखंड अपन ने डिस्कस किया, उसमें क्या था, दोनों पॉइंट का नाम लिखा और ऊपर सिर्फ हमने एक बार लगाया था, राइट। एक बार लगाया था कि ये फिक्स है, ये इसका फिक्स है, ये इसके आगे ना तो ये इधर लेफ्ट में जा सकता है ना ही ये राइट में जा सकता है, फिक्स है। ये रेखा एक सेगमेंट है, लाइन का सेगमेंट है। लेकिन रेखा जो है, रेखा को हम कैसे लिखेंगे, ए बी और उसके ऊपर बार लगाएंगे, बट दोनों डायरेक्शन में, दोनों साइड में एरो होगा। एरो का मतलब होता है कि इस साइड में ये आगे तक एक्सटेंड हो सकता है, आगे जा सकता है। ठीक है, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। तो ये होती है हमारी रेखाखंड। मीन्स अगर कोई दो बिंदु हैं, जैसे एक बार इसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसको एक बार दोबारा पढ़ते हैं। दो बिंदु ए और बी से होकर जाने वाली रेखा को ए बी ऊपर एरो से निरूपित करते हैं। यह दोनों दिशाओं में, दोनों दिशाओं मीन्स इन दो पॉइंट से होके जा रही है, लेकिन ये दोनों दिशाओं, जैसे ये हमारी लेफ्ट है और ये राइट है, दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से, अनिश्चित मीन्स अनंत, कहां तक भी जा, उसका निश्चित नहीं है कहीं पे, अनिश्चित रूप से विस्तृत होती है। इस पर असंख्य बिंदु स्थित होते हैं, ये तो हमें पता ही है। तो ये होती है हमारी रेखा। अब ये बोलता है, इसने जैसे ये पॉइंट बोला, इस पर असंख्य बिंदु स्थित होते हैं। हमें पता है कि जब ये रेखा है, इस रेखा पे जब हमने बोला है कि एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, तो यहाँ पे अनंत पॉइंट हो सकते हैं। हो सकता है एक पॉइंट यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, यहाँ पे, बहुत सारे पॉइंटों से मिलकर ही तो रेखा बनेगी, क्योंकि हर एक पॉइंट की अपनी एक लोकेशन होती है, हर एक पॉइंट की अपनी एक लोकेशन होती है। तो जो रेखा है वो तो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनी होती है। जैसे आपको पता है कि ये जो स्क्रीन है, जैसे टीवी की स्क्रीन है, किसी भी चीज की स्क्रीन है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, राइट। जैसे अगर मेरे पास ये, मान लो ये मेरे
मोबाइल की स्क्रीन है, ठीक है। तो इसकी जो लोकेशन है, यहाँ पे एक अलग पॉइंट होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, और इनके बीच में जो स्पेस छूट रही है वहां पे भी एक अलग अलग पॉइंट होगा। तो इट मीन्स ये वाला जो आकृति है, ये वाली आकृति है, ये बहुत सारे पॉइंटों से मिलकर फिर बनी हुई है। वैसे ये है कि ये एक रेखा है, तो इस रेखा के ऊपर बहुत सारे बिंदु होंगे, एक बिंदु नहीं, इस रेखा पर असंख्य बिंदु स्थित होते हैं, ठीक है। तो ये हो गई रेखा। तो रेखा और रेखाखंड में डिफरेंस क्या है? रेखा को हम क्या करते हैं, ऊपर जो एरो, ऊपर जो लाइन बनाते हैं उसमें दोनों साइड में एरो होगा, क्योंकि दोनों दिशाओं में वो अनिश्चित रूप से विस्तृत हो सकती है, इसलिए दोनों साइड में एरो होगा। लाइन सेगमेंट जो है, रेखाखंड जो है, उसमें एरो किसी भी साइड नहीं होगा, क्योंकि वो एक सेगमेंट है, रेखाखंड है। वो जो पूरी रेखा दी हुई है, उस रेखा का एक खंड है, उसका एक सेगमेंट है। फिर जैसे ये पूरी आपकी एक रेखा है, ठीक है, ये इधर और भी जा सकती है, उधर भी जा सकती है, बट मैं बोलूं कि यहां से यहां तक लेना है बस मुझे, तो ये हो जाएगा मेरा रेखाखंड। ये क्या हो जाएगा? रेखाखंड। मीन्स रेखा का जो रेखा है उसका एक खंड है, इसलिए उसको रेखाखंड बोला है हमने, राइट। तो उसके ऊपर हमने विस्तृत नहीं करना है, वो एक फिक्स है, तो सिंपल एक लाइन आएगी। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया, रेखा और रेखाखंड में। अब आती है प्रतिच्छेदी रेखाएं, जिसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखो, प्रतिच्छेदी क्या होती हैं? जो एक दूसरे को काटती हो। जो लाइन एक दूसरे को काटती हैं वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है, तो दो रेखा है, एक तो ये वाली है और एक ये वाली रेखा है, एक L1 रेखा है और एक L2 रेखा है हमारे पास, और ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। कहां पे प्रतिच्छेद कर रही है? ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है जो कि लाइन L1 पे भी है ये पॉइंट, और ये L2 पे भी है ये पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद काट रही, एक दूसरे को काट रही है, एक दूसरे से काट रही है या एक दूसरे से मिल रही है, दोनों में से कोई सी भी बात बोल सकते हो आप, ठीक है। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होंगी? जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को काटती हो या एक दूसरे से मिलती हो, ओके। ये होते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, और इस पॉइंट को बोल देंगे प्रतिच्छेदी बिंदु, ओके। इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा हमारा ये। नेक्स्ट आता है समांतर रेखाएं। अभी हमने पढ़ा प्रतिच्छेदी रेखाएं, अब आती है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं जो होती है वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी भी एक दूसरे से अगर दो रेखाएं हैं और अगर वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, तो इसका मतलब ये है कि समांतर मतलब पैरेलल है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि वो हमेशा पैरेलल चलेंगे, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे नहीं, वो होती है हमारी समांतर रेखाएं। तो इसीलिए समांतर रेखाएं वो होती हैं जिनके बीच की जो डिस्टेंस है, अगर दो रेखाएं हैं मान लो और दोनों समांतर हैं, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है, बीच की जो दूरी है, वो हमेशा सेम बनी रहेगी, राइट। वो हमेशा क्या होगी? सेम बनी रहेगी। जैसे एक रेखा है ये वाली ऊपर वाली AB, और नीचे वाली एक रेखा है CD। अगर ये दोनों समांतर हैं तो मैं इनको आगे कितना भी बढ़ा दूं, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी। वो डिस्टेंस क्या रहेगी? हमेशा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी। तो ये क्या हो जाएंगी? समांतर रेखाएं हो जाएंगी, इनको हम समांतर रेखाएं बोलेंगे। और समांतर रेखाओं को लिखते कैसे हैं? जैसे आपको पता है, एक रेखा है AB, तो रेखा को ऐसे ऐसे निरूपित करते हैं, AB लिखा, उसके ऊपर दोनों साइड एरो वाला बार लगाया, फिर CD लिखा। अब ये दोनों पैरेलल हैं, तो आप क्या करोगे? जो दो लाइन पैरेलली ऐसे बनाओगे, ठीक है। जैसे अगर एक रेखा है AB, रेखा ऐसे निरूपित करते हैं, दूसरी रेखा कौन सी है? CD, तो CD को कैसे निरूपित करते हैं? ऐसे वाला, ये लिखा। अगर ये दोनों समांतर है तो आप कैसे लिखोगे? इनके बीच में साइन क्या लगाओगे? ये वाला खड़े वाला साइन लगाओगे, ऐसे वाला साइन लगाओगे। अगर ये वाला साइन है, इसका मतलब है कि ये क्या हुआ? ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं, ठीक है, पैरेलल है एक दूसरे के। जैसे आपको पता है कि किसी भी चीज में अगर हम ऐसे इक्वल, जैसे इसको अगर हम 90 डिग्री रोटेट कर दें, ये जो दोनों लाइन खड़ी हैं इसको अगर हम ऐसे रोटेट कर दें, तो क्या ऐसे बराबर का साइन बन जाता है ना, ऐसे बराबर का साइन बन। तो आप यही सोचो कि जो समांतर रेखाएं होती हैं उसमें क्या करते हैं? जो बराबर वाला साइन है उसको 90 डिग्री घुमा देते हैं, 90 डिग्री के कोण पे खड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो ये समांतर रेखा का साइन होता है हमारे पास, ऐसे ही लिखते हैं। अगर कहीं पे ऐसे लिखा हो तो आप समझ जाना कि ओ, रेखा AB एंड रेखा CD दोनों एक दूसरे के क्या है? समानांतर है, ठीक है। तो मैथ्स में देखो क्या होता है,
मैथ्स ऐसा है कि जैसे अगर कहीं पे भी ये लिखा हुआ है, कहीं पे क्या लिखा हुआ है, ये वाला लिखा हुआ है, एक मिनट, जैसे ऐसे लिखा हुआ है, तो सिर्फ इसी सिंबल से आपको समझ जाना है कि हाँ, ए बी एक रेखा है, सी डी एक रेखा है, और ये दोनों ही रेखाएं क्या हैं, समानांतर हैं। ठीक है, ये सारी की सारी जो पीछे जो हमने जो भी डिस्कस किया वो हमेशा बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं होती है। मैथ्स में क्या होता है कि हर सिंबल का अपना एक मीनिंग होता है, हर सिंबल का अपना एक मीनिंग होता है, तो अगर कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ है तो ये सारी चीजें अंडरस्टूड होनी चाहिए। ठीक है, इसी सिंबल के साथ में ये सारी थ्योरी आ जाती है, तो अगर कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ तो अंडरस्टूड होना चाहिए कि यस, समांतर रेखाएं हैं, इट मीन्स ये वाला साइन आ गया। ओके, अब आती है हमारी रेखाखंड। जैसे रेखाखंड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रेखाखंड क्या होता है, एक रेखा का एक निश्चित भाग होता है, यही हमने डिस्कस किया था ना, कि अभी हमने बताया था कि रेखाखंड, जैसे मैंने बोला ये क्या है, रेखा का एक खंड है, रेखा का एक भाग है। अगर हमारी रेखा ये पूरी की पूरी रेखा है, तो इसका अगर एक खंड लेना है, हमें एक भाग लेना है, यहां से अगर मैंने यहां तक ले लिया, यहां से यहां तक ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, रेखाखंड हो जाएगा। ये फिक्स है, ये फिक्स है। जैसे रेखा की जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, वो फिक्स नहीं होती है, बट रेखाखंड की जो दूरी होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, इसकी दूरी फिक्स होती है कि ये 2 सेंटीमीटर का हमें ये लाइन सेगमेंट लेना है, तो ये वाले ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने ये बताया है कि जैसे अगर आपको कोई भी रेखा खींचनी है, रेखा खींचनी है, तो आप क्या काम में लेते हो, रूलर काम में लेते हो, इसको रूलर ही बोलते हैं। और दूसरा ये क्या होता है, ये डिवाइडर होता है, डिवाइडर होता है। जैसे अगर आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर आपको सर्किल बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो हम डिवाइडर काम में लेते हैं। दूसरा ये होता है रूलर। अगर आपको मान लो एक रेखा बनानी, रेखाखंड बनाना है, कितने का, 2 सेंटीमीटर का बनाना है, तो आप क्या करोगे, यहां से स्टार्ट करोगे और यहां से लेके यहां तक, ऐसा ही होता है, यहां से लेके यहां तक आप क्या करोगे, लाइन खींच दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक रेखाखंड हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। कितनी दूरी का हो गया, 2 सेंटीमीटर का हो गया ये। तो ये होता है हमारा रूलर, जिससे हम रेखा बनाते हैं, रेखा ड्रॉ करते हैं। ओके, और ये डिवाइडर होता है जो कि हमारा वृत्त, सर्किल और ये सब बनाने के लिए, या फिर कर्व बनाने के लिए, या चाप लगाने के लिए, उन सब के लिए काम में आता है। ठीक है, ओके, और नेक्स्ट है हमारा, अब आती है किरण, जिसको बोलते हैं रे। ठीक है, अब देखो, रेखा और किरण, रेखा और किरण, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। रेखा जो होती है वो दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट, अनंत होती है, अनिश्चित होती है। जैसे ये हमारा ए और ये हमारा बी। ठीक है, तो ये दोनों ही बिंदुओं से होके गुजरती है, बट ये दोनों ही डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में अनिश्चित रूप से ट्रेवल कर सकती है, अनिश्चित रूप से आगे बढ़ सकती है, विस्तृत हो सकती है। बट किरण में क्या होता है, किरण की तो एक डायरेक्शन फिक्स होती है कि इसी डायरेक्शन में जाएगी। जैसे हम बोलते हैं सूरज की किरणें आ रही हैं, तो जो सूरज की किरणें आती हैं तो हम कैसे बनाते हैं हमें, जैसे सूरज अगर ये है तो इससे किरणें ऐसे ही आएंगी। हम कभी ऐसे तो नहीं बनाते कि सूरज की तरफ ऐसे जा रही हैं किरणें, ऐसा तो नहीं होता। सूरज की किरणें आ रही हैं तो सूरज से आ रही हैं, राइट, वहां से आ रही हैं, मतलब आने वाली किरणों का ही हम डायग्राम बनाते हैं, हमेशा बचपन से बनाते हुए आए हैं। वैसे ही तो क्या होती है किरण, किरण उन्हीं को बोलते हैं जो एक ही डायरेक्शन में विस्तृत करती हैं, दोनों डायरेक्शन में विस्तृत नहीं करती। जो दोनों डायरेक्शन में विस्तृत करता है, जो दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, वो तो क्या होती है, रेखा होती है। जो सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा उसको क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। ठीक है, इसीलिए जब भी इसको डिनोट करते हैं, जब भी इसको निरूपित करते हैं, कैसे लिखते हैं इसको, मान लो 2 पॉइंट है, एक है ए पॉइंट, दूसरा है पी पॉइंट, इन दोनों पॉइंटों से होके किरण जा रही है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ए और पी दोनों पॉइंट लिखेंगे, और उसके ऊपर जो लगाएंगे, जो एरो ऊपर बार लगा के सिर्फ एक डायरेक्शन में एरो लगाएंगे। क्या करेंगे, सिर्फ एक डायरेक्शन में एरो लगाएंगे, दोनों डायरेक्शन में एरो नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो अगर एक डायरेक्शन में एरो लगा हुआ है तो आप समझ जाना ये क्या है, किरण। अगर दोनों डायरेक्शन में एरो लगा हुआ है, अगर ऐसा लगा हुआ है, तो आप समझ जाना ये क्या है, रेखा। ये क्या है, किरण। और अगर दो किसी भी डायरेक्शन में नहीं लगा हुआ तो ये है हमारा रेखाखंड। ठीक है, तो इसके सिंबल, ये तीनों के सिंबल आपको याद होना चाहिए। अगर ए बी के ऊपर 2 पॉइंट है, ए बी के ऊपर सिंपल लगा हुआ है, रेखाखंड। अगर दोनों डायरेक्शन लगी हुई है
तो ये क्या हो गया, रेखा, और सिर्फ एक डायरेक्शन लगी हुई है तो क्या होता है, किरण। ठीक है, तो जैसे ए और पी है, तो ए बिंदु से होकर, ए बिंदु से स्टार्ट हुई और फिर क्या कर रही है, बी बिंदु से होकर आगे अनिश्चित रूप से जा रही है, तो इसे हम बोलते हैं किरण। एक बार इसकी डेफिनेशन, परिभाषा पढ़ लेते हैं। किरण रेखा का एक भाग होता है। किरण क्या होता है, रेखा का एक भाग होता है। ठीक है, यह एक बिंदु से प्रारंभ होता है। ठीक है, किरण है वो कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट होगी, एक बिंदु से प्रारंभ होता है, जिससे प्रारंभिक बिंदु, इसे क्या बोलते हैं, इनिशियल बिंदु कहते हैं, या फिर इसे क्या बोलते हैं, आप बोल सकते हो कि इनिशियल पॉइंट बोलते हैं इसको। ये हमारा हो जाएगा इनिशियल पॉइंट, और एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होता रहता है। एक पॉइंट होता है जिसे हम प्रारंभिक पॉइंट बोलते हैं, और फिर दूसरी डायरेक्शन में ये क्या करता है, एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। राइट, किरण को व्यक्त ऐसे करते हैं, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आई थिंक इन तीनों में आप कंफ्यूज नहीं होगे, रेखा, रेखाखंड और किरण, तीनों का आपको पता होना चाहिए। ओके, अब आता है वक्र। वक्र मतलब कर्व, वक्र मतलब कर्व, कर्व। ठीक है, कर्व का मतलब क्या होता है, देखो कर्व वैसे तो आप लोगों को सभी को समझ में आता है कि कर्व का मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन के अलावा कुछ भी है, तो वो क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा, वक्र हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, वक्र ही बोलते हैं। ठीक है, तो वक्र की परिभाषा, कर्व, कर्व को एक ऐसी रेखा के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका एक निश्चित ज्यामितीय गुण होता है, जिसका एक पर्टिकुलर गुण होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये है, ये एक कर्व बनाया हुआ मैंने, ये एक आकृति बनाई हुई है, तो एक आयत जैसा लग रहा है। आयत क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। तो हर एक ज्यामिति का, हर एक आकृति का अपना एक गुण होता है। ठीक है, तो ये जिसका एक निश्चित ज्यामितीय गुण हो, यह 2 आयामों या 3 आयामों में बिंदुओं का एक समूह हो सकता है, जो किसी समीकरण या नियम के अनुसार व्यवस्थित होता है। ठीक है, तो आप सिर्फ वक्र में इतना समझ लो कि इसकी एक पर्टिकुलर, इसका एक पर्टिकुलर गुण होता है, बस इसका एक पर्टिकुलर गुण होता है, जैसे जिसका एक निश्चित ज्यामितीय गुण होता है। वक्र का, कर्व का जो होता है वो क्या होता है, एक निश्चित ज्यामितीय गुण होता है, वो कोई भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये कोई आकृति बनाई हुई है, जो मैंने सेकंड पे ये आकृति बनाई है, ये वाले, इसका हमारे पास नाम नहीं है, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर अपना एक गुण होगा इस ज्यामिति का। ठीक है, तो इसे एक कर्व ही बोलते हैं। ये भी एक पर्टिकुलर कर्व होगा। और जो कर्व होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं खुला कर्व, ओपन कर्व, ओपन कर्व, दूसरा होता है क्लोज कर्व। एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज, खुला वक्र और बंद वक्र। देखो खुले में ये होता है कि जो आकृति है उसका जो प्रारंभिक पॉइंट है और जो अंतिम पॉइंट है, जो इनिशियल पॉइंट है और जो एंड पॉइंट है, वो दोनों पॉइंट सेम नहीं होते हैं। जैसे ये आकृति है, ये बंद है ना, कहीं से भी खुली हुई नहीं है, ये बंद है, तो इसे बंद वक्र बोलेंगे। ये वाली है, ये भी कहीं से खुली हुई नहीं है, ये भी क्या है, कहीं से भी बंद है। अगर मैं इसको इस पॉइंट से, इस आकृति को इस पॉइंट से बनाना स्टार्ट करती हूँ, तो मुझे घूम के क्या करना पड़ेगा, इसी पॉइंट पे वापस आना पड़ेगा, तभी बंद आकृति बनती है। इसमें भी वही है, अगर मैंने इसको इस पॉइंट से स्टार्ट किया तो मुझे घूम के वापस इसी पॉइंट पे वापस आना पड़ेगा। अगर इनिशियल पॉइंट और जो एंड पॉइंट है दोनों पॉइंट सेम होते हैं तभी हमारा बंद वक्र बनता है, अदरवाइज खुला वक्र। जैसे मेरा प्रारंभिक पॉइंट तो ये था इसका, जब मैंने ये आकृति बनाना शुरू की, मैंने यहाँ से शुरू किया, कुछ कुछ बनाया बनाया और यहाँ पे खत्म कर दिया, तो मेरा इनिशियल पॉइंट ये है, प्रारंभिक पॉइंट ये है और अंतिम पॉइंट ये है, तो दोनों पॉइंट सेम नहीं है, इसलिए क्या हो गया, खुला वक्र हो गया। और वैसे आप अगर डेफिनेशन नहीं देखो, अगर आप लोग डायरेक्ट देखते हो तो आप देख सकते हो ये एक खुली आकृति है, बंद नहीं है, इसलिए इसको बंद वक्र बोला है। ये दोनों बंद हैं इसलिए इनको क्लोज कर्व बोला है। ठीक है, तो 2 कर्व हो जाएंगे, क्लोज और ओपन। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट हम आगे की स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि बहुभुज क्या होते हैं। ठीक है, बहुभुज क्या होते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे, जिसमें बहुत सारी, जैसे त्रिभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, ये सभी हमारे बहुभुज में आ जाएंगे। तो बहुभुज भी हम बेसिकली थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर इनके जो भी इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम बिल्कुल बेसिक डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है भुजाएं, जो साइड्स होती हैं। मान लो हम बहुभुज बना रहे हैं तो उनकी जो भुजाएं हैं, उनके जो साइड्स हैं,
वो साइड्स डिस्कस करेंगे, उनके शीर्ष क्या होते हैं, विकर्ण क्या होते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे, राइट। और फिर हम एंगल भी देखेंगे कि एंगल क्या होते हैं, बहुभुज जो डिस्कस करेंगे उसमें त्रिभुज क्या होता है, चतुर्भुज क्या होता है, वृत्त क्या होता है, तो ये सब भी हम आज थोड़ा थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। देखो यहाँ पे क्या लिया हुआ है मैंने, एक आकृति ली हुई है, एक आकृति में स्थितियां, जैसे कोई भी आकृति है, कोई भी अगर जियोमेट्री बनाई हो, कोई भी ज्यामिति बनाई है मैंने, तो कोई भी एक आकृति है, उसमें तीन स्थितियां होती हैं। एक तो होती है अंदर की स्थिति कि इस आकृति के अंदर कुछ हो, एक है कि इस आकृति के ऊपर कुछ हो, इसकी बाउंड्री पे कुछ हो, और एक होता है इस आकृति के बाहर कोई पॉइंट हो। तो इनकी तीन स्थितियां, आकृति की अगर स्थितियां देखें तो हमारे पास मेनली इसकी तीन स्थितियां होती हैं। फर्स्ट होती है वक्र का अभ्यंतर, वक्र का अभ्यंतर, अभ्यंतर मतलब उसका अंदर का भाग, अभ्यंतर क्या होता है, उसका अंदर का भाग, इंटीरियर, ठीक है, इंटीरियर। तो वो जैसे ये वाली आकृति बनाई हुई है, इसमें देखो तीन पॉइंट इन्होंने डिनोट किए हैं। एक है पॉइंट ए जो कि इसके अंदर है, इस आकृति के अंदर है। एक लिया है पॉइंट बी जो कि यहाँ कहां पे स्थित है, इसकी बाउंड्री के ऊपर स्थित है। और तीसरा पॉइंट लिया है सी जो इस आकृति से बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन पॉइंट लिए हैं और ये तीनों ही पॉइंट आकृति की जो स्थिति होती है उस स्थिति को दर्शा रहे हैं यहाँ पे। तो पहला है वक्र का अभ्यंतर, मतलब वक्र के अंदर का भाग। तो अंदर का भाग कौन डिनोट कर रहा है, पॉइंट ए। पॉइंट ए जो है वो कहां पे है, वक्र के अंदर वाले भाग में है। दूसरा है वक्र की परिसीमा, परिसीमा मीन्स उसकी बाउंड्री, सीमा के ऊपर परिसीमा, उसकी बाउंड्री पे, उसकी बाउंड्री पे कौन सा है, बी। तो ये हो गया वक्र की परिसीमा, कौन है, पॉइंट बी है परिसीमा पे। फिर नेक्स्ट आता है सी, ये क्या है, वक्र का बहिरा भाग, बहिर्भाग, बहिर्भाग मीन्स इसका एक्सटीरियर, बाहर का जो भाग है उसको बहिरा भाग बोलेंगे। तो वो हो जाएगा इसका एक्सटीरियर, एक्सटीरियर में कौन सा है, सी। तो अगर हम किसी भी आकृति की स्थितियां देखें तो उसकी तीन स्थितियां होती है, एक अंदर की, अंदर का भाग, एक बाउंड्री वाला भाग, बाउंड्री के ऊपर वाला सीमा पर, एक होता है बाहर का भाग, ठीक है। वक्र के अभ्यंतर, अगर देखो अभी फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़ लिया जाए तो ये क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है। कि किसी भी आकृति का, अगर जैसे ये वाली आकृति है, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्र निकालना है कि इस आकृति का क्षेत्र कितना है, तो उसमें क्या क्या कंसिडर करते हैं, एक तो इसका अंदर वाला भाग आ जाता है, जो भी इसका अंदर वाला भाग, जो मैंने ग्रे कलर से किया हुआ, थोड़ा ग्रे कलर किया हुआ, मैं भी आप लोगों को पता चल रहा है कि नहीं, ये वाला जो भाग है ये मैंने ग्रे से किया हुआ, ठीक है। तो कौन कौन सा क्षेत्रफल में कौन कौन सा आ जाएगा, एक तो जो अंदर का भाग होता है और एक इसकी जो परिसीमा होती है। वक्र के अभ्यंतर और उसकी परिसीमा को मिलाकर उस वक्र का क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। किसी भी वक्र, किसी भी आकृति की तीन स्थितियां होती हैं और उसमें अगर इन दो स्थितियों को एक साथ मिला दें, कौन कौन सी, एक तो अंदर वाली जो अभ्यंतर है और इसकी परिसीमा, और इसकी परिसीमा, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, उस वक्र का क्षेत्र कहा जाता है, उस वक्र का क्षेत्रफल बनता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो तथ्य टाइप में कभी कभी क्वेश्चंस जो आते हैं वो तथ्य में आ जाते हैं कि ये तथ्य सही है कि नहीं है, तो उसमें में भी आ सकता है, इसीलिए आप लोग थोड़ा इसको ध्यान रखना। अब आता है बहुभुज, राइट। देखो जैसे इसके नाम से ही नाम से ही हमें पता चल रहा है कि क्या इसके अंदर क्या होगा, राइट। हाँ, 10-12 मिनट। बहुभुज मतलब जिसमें भुजा जो है वो बहुत सारी हो, ठीक है। भुजा जो है वो बहुत सारी हो, वो हमारा बहुभुज बन जाता है, राइट। जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलीगन्स। एक आकृति बहुभुज होती है, एक आकृति को हम बहुभुज कब बोलते हैं, जब वह एक सरल बंद आकृति हो। एक तो पहला चीज तो ये है कि वो बंद आकृति हो और केवल रेखाखंडों से बनी हो, उसमें सिर्फ रेखाखंड होने चाहिए, कोई कर्व नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, कोई कर्व नहीं होना चाहिए, सिर्फ रेखाखंड होने चाहिए। रेखाखंड सीधा होगा, कर्व तो ऐसे होंगे, तो कर्व नहीं, सिर्फ रेखाखंड। मीन्स इसकी परिभाषा क्या होती है, एक आकृति बहुभुज होती है जब वह एक बंद आकृति हो,
पहले तो वो बंद होना चाहिए, बंद आकृति हो और केवल रेखाखंडों से बनी हो, और उसमें क्या होना चाहिए, सिर्फ रेखा खंड होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारी बहुभुज आकृतियां बनाई हैं, जैसे मैं बताती हूँ। देखो इसमें कौन कौन से रेखाखंड है, एक रेखाखंड यहाँ से यहाँ तक 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 है, तीन चार रेखाखंड तो ये हो गए। दूसरा रेखाखंड, एक दूसरा कौन सा है, पांचवा रेखाखंड कौन सा है, ये वाला पांचवा रेखाखंड है, ये छठा रेखाखंड है। ठीक है, बट ये आकृति क्या है, बंद है, और दूसरी रेखाखंड केवल रेखाखंडों से बनी है। सिर्फ इसमें क्या है, रेखाखंड, रेखाखंड कितने भी हो सकते हैं, तो सिर्फ रेखाखंड है इसमें। ये देखोगे इसमें भी कितने हैं, इसमें भी तीन रेखाखंड है, एक इतनी लंबाई का रेखाखंड, एक इतनी लंबाई का रेखाखंड, और एक ये इतनी लंबाई का रेखाखंड। ठीक है, इसमें भी आप देखोगे बंद है, क्लोज है, बंद वक्र है। दूसरा इसमें सिर्फ रेखाखंड होने चाहिए, ये भी रेखाखंड है, ये भी रेखा, ये भी रेखाखंड, ये भी रेखाखंड, और ये भी रेखाखंड। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे बहुभुज। तो यहाँ पे मैंने तीन चार बहुभुज की आकृतियां बनाई हुई है, आप देख सकते हो कि बहुभुज क्या है। तो आई थिंक अगर अभी आप लोगों के सामने कोई भी आकृति दी हुई है और आपसे पूछें कि ये बहुभुज है कि नहीं है, तो आप इसके आधार पे बता सकते हो कि ये जो आकृति है बहुभुज है कि नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी अगर हमारे पास बहुभुज है या फिर कोई भी आकृति है, उसकी भुजाएं क्या होती हैं, उसकी भुजाएं क्या होती हैं, उसका शीर्ष क्या होता है और उसके विकर्ण क्या होते हैं, ये तीनों चीजें हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो भुजाएं क्या होंगी, एक बहुभुज को बनाने वाले रेखाखंड उसकी भुजाएं, जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि बहुभुज क्या होता है, पहले तो एक बंद आकृति होनी चाहिए, दूसरा वो सिर्फ रेखाखंडों से बना होना चाहिए। तो कोई भी, इसका मतलब कोई भी अगर बहुभुज बना हुआ है तो उसमें रेखाखंड है, तो जो जो रेखाखंड है वो सब क्या हो जाएंगे, उसकी भुजाएं कहलाती हैं। आपको पता है यहाँ पे कितने रेखाखंड है, ए बी है, बी सी है, सी डी है, डी ई है और ई ए है। तो ये कितने हो गए, एक दो तीन चार पांच, यहाँ पे पांच रेखाखंड हो गए। तो इसकी भुजाएं कितनी हो जाएंगी, पांच भुजाएं हो जाएंगी। ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ बहुभुज कौन सा है, यहां से स्टार्ट करेंगे ए बी सी डी ई, तो पूरा यहां तक ही आएगा, ए बी सी डी ई, पूरी आकृति तो क्लोज आकृति तो बनाएंगे ना, ए बी सी डी ई। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपने पहले ए बोला तो फिर सी बोल दो, फिर डी बोल दो, फिर ए, ऐसा नहीं, एक क्रम वाइज चलते हैं। जब भी हम किसी को बहुभुज को लिखते हैं या किसी को भी लिखते हैं ना, तो हमेशा क्रम वाइज चलते हैं। ए के बाद देखेंगे कौन सा है, बी है, तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ऐसे डी के बाद ई, ई के बाद ए आ गया तो ए लिखने का जरूरत नहीं है। तो बहुभुज हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई। ओके, ए बी सी डी ई बहुभुज है, इसलिए पता है कि यहाँ पे जहां पे छोड़ा है उसके आगे कौन सा पॉइंट आएगा, ए ही पॉइंट आएगा, तो ए लिखने की जरूरत नहीं होती है, यहां तक आके अपन छोड़ देते हैं। ठीक है, बहुभुज है तो पता है कि वो बंद आकृति का ही होगा, इसीलिए जब हम यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, ए के बाद बी, बी सी डी ई, तो आगे ए लिखने की जरूरत नहीं होती है, पता है बहुभुज है तो इसके आगे ए ही आएगा, अंडरस्टूड होता है बाय डिफॉल्ट। ओके, तो इस बहुभुज की आकृतियां भुजाएं कौन कौन सी हैं, हमने डिस्कस किया था, ए बी, बी सी, ए बी, बी सी डी, डी ई और ई ए, यही पांच रेखाखंड है, एक ये रेखाखंड, ये और देखो रेखाखंड है इसीलिए इनके ऊपर क्या लगाया है, सिर्फ एक लाइन खींची है, कोई एरो नहीं लगाया है। अगर एक एरो लगा दे तो वो किरण बन जाती, दोनों साइड में एरो लगाते तो वो क्या बन जाती, वो रेखा बन जाती, लेकिन ये तो क्या हमारे रेखाखंड है, इसीलिए इनके ऊपर सिर्फ लाइन लगाई है। ओके, तो ये हो गए हमारी भुजाएं, किसी भी बहुभुज की भुजाएं क्या होंगी, तो उसमें जितने भी रेखाखंड है उन सभी रेखाखंड के नाम लिख दो तो वो सभी उसकी भुजाएं हो जाएंगी। अब नेक्स्ट आता है आसन भुजाएं, कौन सी, आसन भुजाएं इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसलिए अच्छे से देखना है इसको। कोई भी दो भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु हो, बहुभुज की आसन भुजाएं कहलाती हैं। कि ऐसी कोई दो भुजाएं जिन दो भुजाओं के बीच में कोई भी एक पॉइंट कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, तो वो भुजाएं क्या कहलाती हैं, आसन भुजाएं कहलाती हैं। जैसे एक मिनट, जैसे देखो आपके पास भुजा कौन सी है, एक तो ये ए बी है और एक तो आपके पास ए बी है, एक बी सी है, राइट, दो भुजा हैं, एक ए बी हो गई और एक
BC हो गई, दो भुजाएं हो गई। अब इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है क्या, कुछ उभयनिष्ठ है? यस, इन दोनों के बीच में B है, ये दोनों में कॉमन है। इसमें भी क्या है, AB है, और इसमें भी क्या है, BC है, तो B दोनों में कॉमन है। तो कोई भी दो भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, बहुभुज की आसन भुजाएं कहलाती हैं। इन दोनों में एक बिंदु उभयनिष्ठ है, इसीलिए ये जो दोनों भुजाएं हैं ये क्या कहलाएंगी, आसन भुजाएं कहलाएंगी। तो आसन भुजाएं कौन सी हैं, वो भुजाएं हैं, वो दो भुजाएं आसन भुजाएं होती हैं जिनमें कोई एक पॉइंट उभयनिष्ठ हो, राइट। उन दोनों में कोई भी एक पॉइंट उभयनिष्ठ हो, वो क्या कहलाती हैं, आसन भुजाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आसन भुजाएं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ऐसे ही जैसे आसन भुजाएं होती हैं वैसे ही आसन कोण भी होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे ही क्या होते हैं, आसन कोण भी होते हैं इसके। अब आगे शीर्ष। देखो शीर्ष में क्या है, अब जो हमने बहुभुज लिया है, हमें पता चल गया कि बहुभुज में भुजाएं कौन सी होती हैं, आसन भुजाएं कौन सी होती हैं, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब आता है इसमें शीर्ष कौन से होती हैं। दो भुजाएं जहां मिलती हैं उस बिंदु को बहुभुज का शीर्ष कहते हैं। जहां पे दो भुजाएं मिलती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। जैसे दो भुजाएं, एक तो AB है और एक BC है, कहां पे मिल रही हैं, A पे मिल रही हैं, तो A शीर्ष हो गया। एक भुजा है BC, एक भुजा है CD, कहां पे मिल रही है, दोनों C पे मिल रही हैं, तो ये शीर्ष हो गया। ये दो भुजाएं कहां पे मिल रही है, ये शीर्ष हो गया। ये दो भुजाएं कहां मिल रही है, यहाँ पे, ये शीर्ष हो गया। ये दो भुजाएं कहां मिल रही है, A पे, तो ये शीर्ष हो गया। तो बहुभुज में शीर्ष कौन सा होता है, जहां दो भुजाएं मिलती हैं, वह उस बिंदु को बहुभुज का शीर्ष कहते हैं। तो ये इसके कितने शीर्ष हो गए, 5 शीर्ष हो गए। 1 2 3 4 5, ABCDE बहुभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, मीन्स समझ में आ गया आप लोगों को कि शीर्ष कैसे निकालते हैं किसी भी बहुभुज का। ओके, थर्ड है, बहुभुज की एक ही भुजा के अंत बिंदु आसन शीर्ष कहलाते हैं। अब देखो शीर्ष तो आपने पढ़ लिया, अब है आसन शीर्ष। अब क्या है, ये हमने पढ़ा शीर्ष, अब आता है आसन शीर्ष। आसन शीर्ष बहुभुज की एक ही भुजा के अंत बिंदु आसन शीर्ष कहलाते हैं। जैसे शीर्ष E और D, जैसे शीर्ष कौन सा है, E है और D है। जैसे ये भुजा है, ये एक भुजा है, ठीक है। किसी एक ही भुजा के अंत बिंदु आसन शीर्ष कहलाते हैं। जैसे एक भुजा है, इसके जो अंत बिंदु है, इसका एक अंत बिंदु ये है, क्योंकि हमें पता है ये क्या है, एक रेखाखंड है। रेखाखंड के दोनों पॉइंट क्या होते हैं, अंत पॉइंट होते हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये जो भुजा है, इसका एक अंत पॉइंट ये होता है और इसका एक अंत पॉइंट ये है। तो इसके दोनों अंत जो पॉइंट है वो क्या है, आसन शीर्ष कहलाते हैं। बहुभुज की एक ही भुजा के अंत बिंदु आसन शीर्ष कहलाते हैं। शीर्ष E और D आसन शीर्ष हैं, जबकि शीर्ष A और D आसन, देखो जैसे अगर आपसे पूछे, जैसे एक पॉइंट है, जैसे एक रेखाखंड है, तो D और E इसके दोनों क्या है, अंत पॉइंट है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आसन शीर्ष कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, आसन शीर्ष कहलाएंगे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि D और A जो है वो क्या आसन शीर्ष कौन, आसन शीर्ष है, वो आसन शीर्ष नहीं है। A और D आसन शीर्ष नहीं है, D और B भी आसन शीर्ष नहीं है, D और C आसन शीर्ष है। क्योंकि आसन शीर्ष कौन से होते हैं, जो एक ही भुजा के जो एंड पॉइंट होते हैं, एक ही भुजा के जो एंड पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के आसन शीर्ष होते हैं। ठीक है, जबकि शीर्ष A और D आसन शीर्ष नहीं है। ठीक है, आसन शीर्ष कब होंगे, जब एक ही भुजा के एंड पॉइंट हो तभी वो आसन शीर्ष होंगे, अदरवाइज नहीं। एग्जाम में पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आता है विकर्ण, कि विकर्ण क्या होता है। विकर्ण काफी बार पूछते हैं एग्जाम में कि इसका ये विकर्ण है कि नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि विकर्ण क्या होता है। चलो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। उन शीर्षों को लीजिए जो आसन नहीं है। जैसे हमने पूछा, अभी हमने देखा था, एक शीर्ष होते हैं और एक आसन शीर्ष होते हैं। तो ये बोलते हैं कि वो शीर्ष लीजिए जो आसन नहीं है। मीन्स A और D तो एक दूसरे के आसन शीर्ष है, A और E भी एक दूसरे के आसन शीर्ष है, लेकिन हमें क्या करना है, उन शीर्षों को मिलाना है जो आसन शीर्ष नहीं है। अब E को देखो, E का आसन शीर्ष कौन सा है, E का आसन शीर्ष D भी है
और ई का आसन शीर्ष ए भी है। तो ई को अगर मैं सी से मिलाऊं या बी से मिलाऊं तो वो क्या हो जाएगा, विकीर्ण हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, विकीर्ण हो जाएगा, राइट। ई सी भी विकीर्ण है और ई बी भी विकीर्ण है। अब जैसे डी है, डी आसन शीर्ष है किस किस का है, एक तो ई का आसन शीर्ष है और सी का आसन शीर्ष है। क्योंकि अगर इस रेखाखंड को लें, अगर इस रेखाखंड को लें तो इसके दोनों एंड पॉइंट कौन से हैं, एक तो डी है और एक सी है, तो ये दोनों क्या है, आसन शीर्ष है। अगर ये वाला रेखाखंड लें ई और डी, तो ये इसके आसन शीर्ष कौन से हैं, ई हो जाएगा और डी हो जाएगा। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो डी है उसका आसन शीर्ष सी भी है और डी का आसन शीर्ष ई भी है। तो इन दोनों के साथ नहीं, बाकी के जो पॉइंट बचते हैं उनके साथ अगर इसको मिलाते हैं, जैसे ए और बी के साथ अगर इसको मिलाते हैं, ए को मिलाया तो ये विकर्ण बन गया, इसको मिलाया तो ये विकर्ण बन गया, ठीक है। तो देखो परिभाषा में सब लिखा हुआ है इसका, उन शीर्षों को लीजिए जो आसन शीर्ष नहीं है, जो आसन शीर्ष नहीं है, ऐसे शीर्षों को मिलाने से बने रेखाखंड, इन शीर्षों को मिलाने से जो रेखाखंड बनता है उसको बहुभुज का विकर्ण कहते हैं, ठीक है। जैसे रेखाखंड यहाँ पे दिए हुए हैं, कौन कौन से, AC और AD, हाँ AC, सॉरी AC, हाँ। अगर हम A के देखें, अगर हम A वाले विकर्ण देखें तो A इसके साथ आसन है, B के साथ आसन है, लेकिन D और C के साथ तो नहीं होगा। तो अगर हम ये विकर्ण बनाएं या फिर AD ये वाला विकर्ण बनाएं, ये दोनों विकर्ण बन सकते हैं। तो AC, AD, BD, BE, CE बहुभुज के विकर्ण है। आई थिंक अब आपको विकर्ण बनाने आ गए होंगे कि कोई भी बहुभुज है, अगर आपको उसका विकर्ण बनाना है तो आपको क्या देखना है, सिर्फ शीर्षों को आपस में मिलाना है और उन शीर्षों को छोड़ के जो आपस में आसन शीर्ष है, उन आसन शीर्षों को नहीं मिलाना, बाकी छोड़ के आपस में शीर्षों को मिलाओगे तो जो रेखाखंड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, उस बहुभुज का विकर्ण बोलेंगे, ठीक है। आई थिंक क्लियर है ये चीज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा कोण, एंगल, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एंगल। एक मिनट, कौन 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 कौन, ठीक है। आज हम सिर्फ कौन तक पढ़ते हैं, उसके बाद में इसको यहीं पे एक बार खत्म करते हैं, ठीक है। सिर्फ कौन तक आज कवर कर लेते हैं, ये वाला टॉपिक कवर करते हैं, उसके बाद में इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, ओके। अब आता है कोण, जैसे एंगल है, तो एंगल क्या कहते हैं, दो किरणों के बीच में एंगल बनता है। एंगल किसके बीच में बनता है, दो किरण है, जैसे एक लिया किरण लिया ओपी, ये किरण है, ओपी क्या है, एक किरण है, क्योंकि हमें पता चल रहा है इसके सिंबल से, इसके ऊपर एक बार लगा है और फिर एक साइड में एरो लगा है, तो हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, किरण है। और उस किरण का हमें ये भी पता चल रहा है कि जो O पॉइंट है वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और P की साइड में जा रही है। वैसे ही किरण OP और OQ, इसका मतलब ये दूसरी एक और किरण है, उसका भी प्रारंभिक पॉइंट क्या है, O पॉइंट है, ये इसका प्रारंभिक पॉइंट है, इसका प्रारंभिक पॉइंट ये है। तो ये दोनों ही किरण किससे जा रही हैं, O से जा रही हैं। तो किरण OP और OQ से बना कोण क्या हो जाएगा, POQ। देखो दो किरण है, एक ये पॉइंट है O, ये है Q, तो एक किरण तो इधर जा रही, एक ये पॉइंट है P, तो एक किरण तो इधर जा रही है OP, आगे बढ़ती जाएगी, इसलिए एक साइड में एरो लगा दिया। दूसरी किरण है OQ, ठीक है, ये भी O से शुरू हो रही है और Q में जा रही है, तो ये किरण कौन सी हो गई, OQ, और ये हो गई OP, ये हो गई हमारी OP किरण। तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो कोण ये होगा। मीन्स इन दोनों के बीच में यहाँ पे, क्योंकि दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, दोनों का कॉमन पॉइंट, जो दो किरण है दोनों किरणों का कॉमन पॉइंट क्या है, O है। तो एंगल कोण किसके ऊपर बनेगा, जो कॉमन पॉइंट है उसी के ऊपर बनेगा, तो O पे बनेगा, ठीक है। किस पे बनेगा, O पे बनेगा, जो दोनों का कॉमन है। कितना बनेगा, यहां से लेके यहाँ पे हम उसको नाप लेते हैं। कैसे नापते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। यहां से लेके यहाँ तक नाप लेते हैं कि इसकी जितनी ये दूरी होगी, ये दूरी देखो, जैसे स्ट्रेट दूरी होती है जो स्केल से नापते हैं, वो तो हम किस में नापते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, इंच में नापते हैं। और जो ये होता है इसको बोलते हैं घूर्णन दूरी या कर्व वाली दूरी, वो हम किस में नापते हैं, वो हमेशा डिग्री में नापते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कोण जो होता है वो कोण कोई सीधा, ऐसे सीधा तो नहीं हो सकता,
कोण हमेशा किस में होता है? कर्व में होता है, कर्व में होता है। तो कर्व वाली जो दूरी नापनी होती है वो किस में नापते हैं? हमेशा डिग्री में नापते हैं। ठीक है, कि कितना कोण है इसका, ये कोण कितना है, कितना डिग्री है, तो वो हम डिग्री में नापते हैं। कोण हमेशा किस में नापते हैं? डिग्री में। ओके, तो आप इसको कैसे लिखोगे? जैसे हर चीज का हम एक सिंबल रखते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर दो रेखाएं हैं आपके पास, एक है ए बी और दूसरी है एक है ए बी रेखा और एक है सी डी रेखा, ये दोनों अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो हम कैसे करेंगे? इन दोनों के बीच में ऐसे सिंबल लगा देंगे। तो हर चीज का एक अपना सिंबल होता है। वैसे ही अगर इसको एंगल हमें नापना है, अगर हम बोले कि इसका एंगल मान लो 30 डिग्री है, मान लो 30 डिग्री है, तो एक पर्टिकुलर इसका भी सिंबल होगा ना कि कैसे लिखेंगे इसको। तो अगर हमें देखो ये हमें ये देखना है कि ओ के ऊपर कितना एंगल है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? कैसे लिखते हैं? देखो, एंगल का सिंबल तो ये होता है ऐसे, एक स्ट्रेट लाइन और उसके ऊपर थोड़ा सा ये होता है हमारा एंगल का साइन, राइट? ये क्या होता है? एंगल का साइन। यहाँ पे ये स्ट्रेट होती है, ये सीधी होती है, और ये थोड़ी सी ऊपर स्लैंट लाइन होती है, टेढ़ी लाइन होती है, राइट? तो ये होता है हमारा एंगल, एंगल नापने का तरीका। ये उसका एंगल का सिंबल होता है। तो एंगल है वो जिसके ऊपर कोण है, जिसके ऊपर कोण बना हुआ है, वो हमेशा बीच में आता है। वो हमेशा, जैसे मैंने लिखा पी ओ क्यू, इसका मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि जो एंगल बनेगा वो किस पे बनेगा? ओ पे बनेगा। ठीक है, तो जो बीच में आता ना, जैसे मान लो ये है, इस फिगर को देख के मुझे पता चल रहा है, जैसे मैंने अगर ये वाला फिगर देखा, इस फिगर को देख के मुझे पता चल रहा है कि कौन 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 से पॉइंट के ऊपर बन रहा है? कौन ओ के ऊपर बन रहा है, ओ के ऊपर बन रहा है। तो जब मैं डिनोट करूंगी तो मैं क्या लिखूंगी? पी ओ क्यू। मैं क्या लिखूंगी? पी ओ क्यू। हाँ, मैं क्यू ओ पी भी लिख सकती हूँ, क्यू ओ पी भी लिख सकती हूँ। इसको क्या लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू ओ पी। लेकिन बीच में क्या आएगा? बीच में हमेशा पी ओ आएगा। जिसके ऊपर एंगल बन रहा है, जिस पॉइंट के ऊपर एंगल बन रहा है, वो पॉइंट हमेशा क्या आएगा? मिड में आएगा। वो पॉइंट हमेशा मिड में लिखा जाएगा, बीच में लिखा जाएगा। ठीक है, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है एंगल, इसको क्या पढ़ते हैं? एंगल पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू, इसका मतलब है कि कोण किसके ऊपर बन रहा है? ओ के ऊपर बन रहा है। अगर मान लो मैंने दिया कि इसकी वैल्यू है 30 डिग्री, इसकी वैल्यू है 30 डिग्री, इट मीन्स जो ओ है उसके ऊपर एंगल बन रहा है कितना? 30 डिग्री का। ठीक है, तो ये इसको डिनोट करने का तरीका होता है। आगे हम कोणों को बनाने वाली दोनों किरणें उसकी भुजाएं होती हैं। ये जो जब दो किरणें, कोण कब बनता है? जब दो किरणें बनाती हैं आपस में, तभी बनता है। तो ये जो दोनों किरणें होती हैं, जैसे ये वाला जो कोण बना, ये कौन से दो किरणों से बना? एक है ओपी और एक है ओ क्यू। तो इनको क्या बोलते हैं? भुजाएं कहलाती हैं। कोणों को बनाने वाली दोनों किरणें उसकी भुजाएं कहलाती हैं। तो ये इसकी भुजाएं कहलाएंगी। ठीक है, उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। जो इन दोनों में उभयनिष्ठ हो, जिसके ऊपर कोण बनता है, उसको क्या बोलते हैं? शीर्ष, वर्टेक्स। वो क्या होता है? शीर्ष कहलाता है। ठीक है, जो इन दोनों में उभयनिष्ठ है, जो बिंदु जिसके ऊपर एंगल बनता है, वो क्या हो जाता है? वो शीर्ष कहलाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो आई थिंक कोण कैसे बनता है, कैसे लिखते हैं, उसका सिंबल वगैरह वगैरह आपको सब समझ में आ गया होगा। अब है कोण की परिभाषा। देखो, अब जो कोण जो होते हैं, देखो कोण जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है समकोण, दूसरा होता है ऋजु कोण और तीसरा होता है संपूर्ण कोण। तीन कोण आपको याद रखने हैं। एक होता है समकोण, जो आपको लाइफ में भी काफी बार बोलते हैं ये चीज समकोण है, राइट? ये तीनों चीजें जो मैं बेसिक पढ़ा रही हूँ, वो चाहे आप रीड लेवल दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो नहीं दे रहे हो, बट आपको ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ये आपको हमेशा आपकी लाइफ में याद रखना चाहिए कि समकोण क्या होता है। समकोण, समकोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री। ठीक है, एक होता है ऋजु कोण, एक होता है ऋजु कोण, ऋजु कोण होता है 180 डिग्री। ठीक है, संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री। जैसे सिर्फ आप लोग इतना याद रख लो, देखो मान लो ये है मेरी एक किरण, ठीक है, ये है मेरी एक किरण ओपी, मान लो इसको ओपी एक किरण है। अगर एक ये यहां पे है और जो दूसरी है ना वो इसके ऊपर सीधी स्ट्रेट है,
माने स्लैंट नहीं है, कहीं कहीं पे भी मुड़ी हुई नहीं है। जैसे ये सीधी है वैसे ये सीधी है। जैसे ये दो लाइन है, जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, जैसे ये लाइन है, ठीक है। अगर जो दूसरी है, दूसरी जो किरण है, मान लो ये वाली किरण है, तो ये जो कोण होता है ना, ये जो कोण होता है, ये क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। मैं आपको बताऊंगी कि डिग्री नापते कैसे हैं, लेकिन जैसे एक आपको रफ आइडिया दे रहा हूं। जैसे अगर हम किसी कोई बिंदु है, उस बिंदु के ऊपर देखें ना, तो 360 डिग्री का कोण बनता है। जैसे ये दिया हुआ है, ये एक बिंदु है, ठीक है। इसके अगर हम चारों तरफ देखें ना, तो 360 डिग्री का कोण होता है। अब 360 को डिवाइड कैसे करें, एक बिंदु के चारों तरफ कितने का कोण होता है, 360 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। जैसे ये बिंदु है हमारा, राइट, ये बिंदु है, इसके चारों तरफ कितना कोण है, अगर पूरा ऐड करें तो 360 डिग्री का। तो चलो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं बराबर बराबर भागों में। एक सीधी लाइन ऐसे खींची और एक सीधी लाइन ऐसे खींची, ठीक है। अब ये बिंदु का जो एक्सटीरियर था, जो बाहर वाला भाग था, उसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया, 4 पार्ट में। 1 2 3 4, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो पूरा एंगल कितना था, 360 डिग्री का। बिंदु के चारों तरफ कितने का कोण बन रहा है, 360 डिग्री का। अब 360 को कितने में डिवाइड करना है, 4 में डिवाइड करना है। तो आप 4 में डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 90। 4 निमा 36, तो 90 आ गया। तो इसका मतलब है कि जो ये होता है, ये कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का और ये 90 डिग्री का, ठीक है। तो जो 90 डिग्री का जो कोण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, समकोण। उसको क्या बोलते हैं, समकोण, ठीक है। तो चाहे वो ऐसे हो चाहे वो ऐसे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, समकोण। और जैसे एक लाइन है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बिंदु के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर कितना कितना एंगल बन सकता है, मैक्सिमम 360 डिग्री का। वैसे ही अगर हम एक लाइन के ऊपर देखें कि एक लाइन के ऊपर कितना बन सकता है, तो जैसे ये वाली लाइन है, अगर ये वाली लाइन है आपकी, ठीक है, ये वाली लाइन है आपकी, ये वाली, इसके ऊपर पूरा एंगल कितना बन सकता है, यहां से चलो, ये तो 90 बन गया, यहां से यहां तक है 90 बन गया, एक और 90 बन गया, तो 90 ये था और 90 ये हो गया। 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180, 180 डिग्री। इसका मतलब है कि एक लाइन के ऊपर कितना एंगल बन सकता है, पूरा 180 डिग्री। ओके, कितना बन सकता है, 180 डिग्री। तो ये कितने का हो जाएगा, ये 180 डिग्री। इसका मतलब जो समकोण है, जो कि सिर्फ इतना होता है, उसको हम 90 डिग्री का होता है। दूसरा होता है रिज्जु कोण। तो रिज्जु कोण क्या होता है, एक पूरे उसकी बात करते हैं, एक इसकी बात करते हैं, रिज्जु कोण। रिज्जु कोण कितने का हो गया, 180 डिग्री का हो गया। और फिर आता है संपूर्ण कोण। संपूर्ण मतलब यहां से पूरा का पूरा। तो संपूर्ण कोण कितने का होता है, 360 डिग्री का। तो आपको बस ये यहाँ पे सिर्फ इस स्लाइड में मैं ये समझाना चाहती हूँ कि आपको तीनों चीजें पता होना चाहिए। समकोण मीन्स 90 डिग्री, रिज्जु कोण मीन्स 180 डिग्री और संपूर्ण कोण मीन्स 360 डिग्री, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। और आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप सभी को थैंक यू। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करें, और जो भी नए वीडियोस बनते हैं वो जल्दी से जल्दी आप लोगों के पास पहुंच पाए। थैंक यू।